जाता है जहां 1 एकड़ में 56 क्विंटल चावल पैदा होता है, उसकी विद्या वो सीखते हैं वहां पर। आज भारत में जितने भी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज है ना, वो 1 एकड़ में 30 क्विंटल से ज्यादा धान कभी पैदा करके दे नहीं पाए, लेकिन 1835 में विलियम एडम कह रहा है कि 1 एकड़ में 56 क्विंटल धान पैदा करना तो सामान्य बात है। और ऐसी शिक्षा देने वाले, विद्या देने वाले सैकड़ों गुरुकुल भारत में। तो कुछ कृषि सिखाते हैं, कुछ मेटलर्जी सिखाते हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग में सिखाते हैं, कुछ और कुछ सिखाते होंगे। ऐसे 18-20 विषयों के सारे ये गुरुकुल हैं। तो वो कह रहा है कि भारत सुखी है, समृद्धशाली है, वो इन गुरुकुलों के कारण। तो वो कह रहा है कि अब भारत को अगर गुलाम बनाना है तो इस शिक्षा व्यवस्था को जब तक हम तोड़ेंगे नहीं, तब तक भारत गुलाम बनता नहीं। तो फिर उसको पूछ रहा है इंग्लैंड का राजा कि अब आपके पास क्या योजना है। तो कह रहा है कि मेरे पास एक योजना है कि हमारी जो सरकार भारत में चल रही है उसको आदेश दिया जाए कि भारत के ये जो गुरुकुल हैं, इंडिजिनस एजुकेशन सिस्टम वो कहते हैं इसको, भारत का स्थानीय शिक्षा तंत्र। तो कह रहे हैं जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है या इंडिजिनस एजुकेशन सिस्टम है, इसको कानून बनाकर हम गैर कानूनी घोषित कर देंगे, इल्लीगल, कि ये सब कुछ अवैधानिक है, गैर कानूनी। उसके लिए कानून बना देंगे लंदन में, यहां से वो चला जाएगा भारत में, उसको लागू करा देंगे। थोड़े दिन में ये सब गुरुकुल बंद हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास जब कानून आ जाएगा तो कानून के डंडे से हम इनको बंद करा देंगे कि ये इल्लीगल है, बंद करो। नहीं बंद करेंगे तो दंड देंगे उनको। थोड़े दिन में दंड देते देते अपने आप बंद हो जाएंगे। तब अंग्रेजों की संसद ने एक कानून बनाया जिसका नाम है इंडियन एजुकेशन एक्ट, और वो पारित हुआ, बाद में भारत की संसद में पारित हुआ और उसको लागू किया गया। तो उसमें तय ये किया गया कि जितने भी गुरुकुलों में संस्कृत माध्यम से विद्या सिखाई जाती है वो सब गैर कानूनी। फिर कहा गया कि जितने भी गुरुकुलों में स्थानीय भाषाओं की मदद से, जैसे तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, मराठी, गुजराती, इनके माध्यम से विद्या दी जाती है, वो भी गैर कानूनी। तो कानूनी क्या? कानूनी वो जहां अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा दी जाती है, वो कानूनी। तो मैकॉले ने क्या किया, ये कानून लागू करा के फिर भारत के गुरुकुलों पर डंडा चलाया, बुलडोजर चलवाए, एक एक करके उनका नाश किया। जहां गुरुकुल बंद नहीं हो पाए वहां के अध्यापकों को जेल में डाल दिया, विद्यार्थियों को जेल में डाल दिया। कई कई जगह तो अत्याचार इतने हुए कि अध्यापकों के हाथ काट दिए गए, सिर काट दिए गए। कई कई गुरुकुलों में आग लगा दी गई, उनके पुस्तकालय जला दिए। ये सब अंग्रेजों ने अत्याचार 100 साल तक किया, 1840 से 1940 तक। इधर वो अत्याचार करते गए, भारत के गुरुकुल खत्म होते गए। दूसरी तरफ उन्होंने कॉन्वेंट स्कूल शुरू किए जो यूरोप में आज भी चलते हैं और किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए चलाए जाते हैं। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात और बता दूं कि जो अंग्रेजी दस्तावेजों का मैं अध्ययन कर रहा हूं उसमें से एक और दस्तावेज है, ये कॉन्वेंट क्या होता है। यूरोप में एक बहुत खराब परंपरा है जो अभी 1950 तक चलती रही। जैसे स्त्रियों को वोट देने का अधिकार नहीं, स्त्रियों में आत्मा नहीं, वो बैंक अकाउंट नहीं खोल सकते, ऐसी ही एक बहुत खराब परंपरा इंग्लैंड में, फ्रांस में, जर्मनी, सभी देशों में, कि बच्चों को घर में रखना नहीं, बच्चे पैदा हुए तो अनाथ आश्रम में देना, ये उनकी पुरानी परंपरा है। और कई लोगों ने तो क्या किया है कि बच्चों को पैदा होते ही घर के बाहर टोकरी में रख दिया कि अनाथ आश्रम का कोई आएगा उठा ले जाएगा। लेकिन कई बार कुत्ते उठा ले जाते हैं उसको, भेड़िए उठा ले जाते हैं। यूरोप का जो आधुनिक फिलोसोफर्स में एक माना जाता है ना, रूसो, उसके 5 बच्चे पैदा हुए, 4 को उसने ऐसे ही छोड़ दिया घर के बाहर टोकरी में रख के। 2 को कुत्ते खा गए, 2 को अनाथ आश्रम वाले ले गए। यूरोप में ये बहुत पुरानी परंपरा है बच्चों को लावारिस छोड़ना। क्यों छोड़ना? तो प्लेटो कहता है कि स्त्री और पुरुष के आनंद के क्षणों में बच्चे बाधा हैं, इसलिए मत रखो घर में। ये प्लेटो की शिक्षा है। वो कहता है कि अच्छे नहीं है बच्चे घर में रखना। और वो ये कहता है कि जीवन का चरम तो आनंद ही है, और वो भी शरीर का आनंद है। वो कहता है जीवन तो इसी के लिए मिला है कि हम शारीरिक आनंद की प्राप्ति करें, और बच्चे इसमें बाधा हैं। तो बच्चों को रखना नहीं घर में, तो छोड़ देना। तो वहां बच्चे छोड़ने की परंपरा है। अब बच्चे छोड़े जाते हैं तो राजा उनकी व्यवस्था करे छोड़े हुए बच्चों की।
तो राजा कुछ संस्थाएं खड़ी करता है, उन संस्थाओं को कॉन्वेंट कहते हैं। कॉन्वेंट माने लावारिस बच्चों को पालने वाली संस्थाएं, अनाथ बच्चों को पालने वाली संस्थाएं। कॉन्वेंट माने अनाथ बच्चों के स्कूल, लावारिस बच्चों के स्कूल। तो यूरोप में ये कॉन्वेंट चलते हैं। तो ये मैकॉले कह रहा है कि भारत में भी यही चलाएंगे हम। तो कोई सांसद उससे पूछ रहा है कि भारत में कोई अनाथ होता है? उसने कहा होता तो नहीं है, लेकिन हम बनाएंगे। होता तो कोई नहीं है, क्योंकि भारत में किसी बच्चे के माता पिता भी मर जाएं तो उसके चाचा चाची है, ताऊ ताई है, मामा मामी है, मौसा मौसी है, बुआ फूफा, कोई तो लेगा उसको। यूरोप में तो है माता पिता, तो भी छोड़ देंगे। तो यूरोप में ये जो लावारिस बच्चे हैं, इनको पालने के लिए कॉन्वेंट खड़े किए जाते हैं। कॉन्वेंट को चलाने वाले ज्यादातर क्रिश्चियन इंस्टीट्यूट होते हैं या चर्च होता है। राजा चर्च को दान देता है और उस पैसे से ये सब चलते हैं। तो सबसे पहला कॉन्वेंट इस मैकॉले ने भारत में खुलवाया, कलकत्ता में। और उस कॉन्वेंट में कोई पढ़ने नहीं आता था, तो इसने दूसरा कानून बनवाया कि जो भारतवासी ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेज सरकार की नौकरी करेंगे और कलकत्ता में रहेंगे, उनको अपने बच्चे यहां भेजना आवश्यक है, नहीं तो नौकरी जाएगी। तो जबरदस्ती भारतवासी जो उनके यहां काम करते थे, उन्होंने अपने बच्चे भेजना शुरू किया। फिर धीरे धीरे एक कॉन्वेंट से 2 हुआ, 2 से 3 हुए, 3 से 10, 10 से 20, 50, 100, अब हजारों हो गए। अब भारत में ऐसा कोई गांव नहीं जहां कॉन्वेंट नहीं। तो मैकॉले ने एक विष बीज डाल दिया जो अभी वट वृक्ष बन के फैल गया। अब तो ऐसे ऐसे कॉन्वेंट स्कूल हैं इस देश में, बजरंगबली कॉन्वेंट स्कूल। आपको देखना हो तो मैं दिखा सकता हूं आपको। बंबई में है, ग्रांट रोड के पास है, रेलवे स्टेशन से बिल्कुल सटा हुआ, बजरंगबली कॉन्वेंट स्कूल। हाँ, और एक कॉन्वेंट स्कूल है संतोषी माता कॉन्वेंट स्कूल, एक है सरस्वती देवी कॉन्वेंट स्कूल, एक महावीर स्वामी कॉन्वेंट स्कूल खुला है अभी बेंगलोर में, जबरदस्त। अब इनको पूछो चलाने वालों को कि बजरंगबली का कॉन्वेंट से क्या रिश्ता है, या सरस्वती देवी कब कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने गई थी। मूर्खों के मूर्ख इस देश में पैदा हो गए, ना तो अंग्रेज हैं ना तो हिंदुस्तानी है, खिचड़ी बन के इस समाज में पड़े हुए हैं। ना उसमें से आप चावल निकाल सकते हैं, ना मूंग की दाल का दाना निकाल सकते। ये खिचड़ी लोगों ने देश का सत्यानाश कर दिया। ये सब मैकॉले की संतान है। मैकॉले तो छोड़ गया कुछ। जब अंग्रेज गए थे ना, तो रिकॉर्ड्स बताते हैं कि 350 कॉन्वेंट स्कूल थे 15 अगस्त 1947 तक। अब शायद वो 30-35 हजार हो गए हों, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। अब यूरोप में जो कॉन्वेंट स्कूल हैं, वैसी ही शिक्षण यहां हो रहा है। यूरोप में क्या होता है ना, मैंने आपसे कहा कॉन्वेंट माने लावारिस बच्चों के स्कूल। तो वहां जो बच्चे पढ़ने आते हैं, उनको सिखाया जाता है कि देखो ये जो अध्यापक है वो अध्यापक नहीं है, ये फादर है, ये मदर है, क्योंकि असली का पता नहीं। असली का तो कुछ पता नहीं, लावारिस है, किसका है बाप उसका और कौन है उसकी मां। तो स्कूल में जो पढ़ाने वाले होते हैं ना टीचर, तो पुरुष है तो फादर, माने ओल्ड एज है तो फादर, और यंग एज है तो ब्रदर, और ओल्ड लेडी है कोई तो मदर, और यंग लेडी है तो सिस्टर। तो कॉन्वेंट में उनको बुलवाते हैं, ये फादर है, ये मदर है, ये ब्रदर है, ये सिस्टर है, क्योंकि असली नहीं है। अब हमने भारतवासियों ने बिना सोचे नकल कर लिया उसका। हमारे यहां तो घर में है असली, और कॉन्वेंट में जा रहा है बच्चा तो वहां हो गए नकली, और वहां उसको मदर फादर ही बोलना पड़ता है। अब भारतीय परंपरा में यह है कि किसी बच्चे की 2 माताएं तो हो सकती हैं, बाप 2 नहीं होते कभी। भगवान कृष्ण की 2 माताएं थी, एक ने जन्म दिया, एक ने पाला। रामचंद्र जी मानते हैं कि मेरी 3 माँ हैं, एक ने जन्म दिया है, बाकी 2 प्रेम दे रहे। तो माताएं 2 हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं, बाप हमेशा एक ही होता है। अब हमारे कॉन्वेंट में पढ़ने वाले नौनिहालों के हर एक के 2-2 बाप हैं। एक तो घर में है असली और दूसरे हैं वहां नकली। और मैं आपको अंग्रेजी की एक शब्द की व्याख्या करता हूं। अंग्रेजी में एक शब्द होता है जो गाली के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, बास्टर्ड। बास्टर्ड वही होता है जिसके 2 बाप होते हैं। तो हमने अपने अपने नौनिहालों को सबको बास्टर्ड बनाने का धंधा शुरू कर दिया है, और बड़े गर्व से कहते हैं मेरा बेटा सेंट मैरी कॉन्वेंट में जाता है, जीसस कॉन्वेंट में जाता है, फलाने कॉन्वेंट में, ढिमा के कॉन्वेंट में।
फिर उन कॉन्वेंटों में बड़ी बड़ी विचित्र विचित्र चीजें सिखाई जाती हैं। आजकल सिखाया जाता वैलेंटाइन डे, सेलिब्रेट करो वैलेंटाइन डे। ये वैलेंटाइन का किस्सा क्या है? वैलेंटाइन का किस्सा ये है कि यूरोप में, मैंने कहा ना, बच्चों को साथ रखने की परंपरा नहीं है। ऐसी ही एक बहुत खराब परंपरा है बिना शादी के साथ रहने की। एक शब्द चलता है यूरोप में, लिव इन रिलेशनशिप, माने शादी तो करनी नहीं है लेकिन साथ में रहना है। और ये क्यों ऐसा है? इसमें छुटकारा आसान है, सवेरे किया शाम को निकल गए, कहीं दूसरे के घर में घुस गए, फिर तीसरे के, फिर चौथे के, तो जैसे कुत्ते घूमते रहते हैं ना, ऐसे। लिव इन रिलेशनशिप माने कुत्ता संस्कृति। लेकिन मुझे कई बार लगता है भारतीय कुत्तों से भी ज्यादा खराब यूरोपियन कुत्ता संस्कृति। भारतीय कुत्ते फिर भी थोड़े वफादार हैं, यूरोप वाले तो उतने भी नहीं है। तो ये लिव इन रिलेशनशिप का चक्कर बहुत है। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि पहले से और आज तक यूरोप की 70% प्रजा बिना शादी के रहती है, बिना शादी के रहते। आप अभी भी जाके देख लो, लंदन में, पेरिस में, कहीं भी। अमेरिका में तो ये प्रतिशत 78% है, बिना शादी के रहते हैं। अब बिना शादी के रहते हैं तो पत्नियां बदलती हैं, माफ करो पत्नी तो हो ही नहीं सकती, स्त्रियां बदलती रहती हैं। उनको वो विचित्र विचित्र नामों से संबोधित करते हैं। इंग्लैंड में एक नाम चलता है मिसिज लॉयड, मिसिज टोपनो, मिसिज ये, मिसिज वो, माने ये उसकी रखेल है जिसके नाम से कहा। मिसिज माने पत्नी को छोड़कर कोई भी महिला जिसके साथ आप बिस्तर शेयर करते हैं वो सब मिसिज होती है। तो वहां तो ये है सारा खेल, स्त्रियां तो शादी के बिना, पुरुष तो शादी के बिना। तो कभी कभी बीच बीच में यूरोपियन लोगों को कुछ अच्छे विचार भी आ जाते हैं। तो 4वीं शताब्दी में, आज से लगभग 1600 साल पहले, एक व्यक्ति पैदा हो गए रोम में, उनका नाम था वैलेंटाइन। वो चर्च के पादरी हो गए। उन्होंने भारत का साहित्य कुछ पढ़ा। भारतीय साहित्य बहुत जगह फैला है, हम सब जानते हैं। तो वो पढ़ लिया, उनके विचार बदल गए। उनका कहना है कि सबको शादी करके ही रहना चाहिए। और वो प्रचार करने लगे गांव गांव घूम के कि भाई शारीरिक संबंध बनाओ तो पहले शादी करो। तो राजा जो था उस समय, क्लॉडियस नाम का एक राजा था रोम में, वो कहता था आप ये क्या बकवास करते हैं? वो कहते थे ये बकवास नहीं है, बहुत अच्छी जीवन पद्धति है। पूर्वी भारत में, पश्चिम भारत में, सब जगह यही चलती है। वहां के लोग बहुत अच्छे हैं, स्त्रियां बहुत अच्छी हैं, आप भी अगर इसमें आ जाओ तो बहुत अच्छा होगा, बीमारियां कम हो जाएंगी वगैरह वगैरह, समाज व्यवस्थित हो जाएगा। तो वो घूमते थे गांव गांव, प्रचार करते थे भाई शादी करो, शादी करो, शादी करो। और राजा जो होता था वो रोकता था कि शादी क्यों करना, हमारी तो परंपरा है बिना शादी के रहना। तो राजा और वैलेंटाइन का झगड़ा चलता था। तो वैलेंटाइन साहब क्या करते थे कि जो भी शादी करने को तैयार हुआ उसको अपने चर्च में बुलाते थे और उसकी शादी करते थे। ये सिलसिला उन्होंने 20-25 साल चलाया। अब वो राजा बहुत परेशान हो गया, तो एक दिन उसने वैलेंटाइन को फांसी पर लटकाने का आदेश दे दिया। तो 14 फरवरी सन 498 को वैलेंटाइन को फांसी पर लटका दिया गया। तो जिनकी उन्होंने शादियां कराई थी वो बहुत दुखी हो गए, तो उनकी याद में उन्होंने वैलेंटाइन डे मनाना शुरू कर दिया। तो ऐसे वैलेंटाइन डे आया। अब उनके कॉन्वेंट में वैलेंटाइन डे मनाते हैं, अब हमारे भी कॉन्वेंट में चालू हो गया वैलेंटाइन डे, वैलेंटाइन डे। यहां तो कोई समस्या नहीं है शादी करके रहने की, वहां तो शादियां ही नहीं होती हैं। अब हमारे स्कूलों में वैलेंटाइन डे मनाता है, तो बच्चे क्या करते हैं, ग्रीटिंग कार्ड खरीदते हैं, अपनी अम्मा को देते हैं, वुड यू बी माई वैलेंटाइन, फिर बाप को भी दे देते हैं, वुड यू बी माई वैलेंटाइन। इन मूर्खों को पता ही नहीं कि वैलेंटाइन थे कौन, इसका मतलब क्या है। अम्मा को पूछ रहे हैं वुड यू बी माई वैलेंटाइन। अभी थोड़े दिन पहले बंबई में मैं एक बुजुर्ग आदमी को मिला जिनकी 75 साल की उम्र है, उनके पास 18 ग्रीटिंग कार्ड आए वैलेंटाइन डे पर, और सब में एक ही बात, वुड यू बी माई वैलेंटाइन। 75 साल के बुजुर्ग आदमी से लड़कियां पूछ रही है वुड यू बी माई वैलेंटाइन। ऐसा अधकचरापन है। ये सब कॉन्वेंट में से हमारे बच्चे सीख